बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनाई गई और हमारे लोगों ने वोट भी किया। इस देश में मनुवादियों ने भी पार्टी बनाई और हमारे समाज के लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई। लेकिन साथियों, उन्होंने अपना उद्देश्य मकसद जो तय करना चाहिए वो उन्होंने मकसद उद्देश्य तय नहीं किया। और इस देश के SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के हित के लिए उन्होंने कोई ऐसा एजेंडा नहीं बनाया कि जिससे उनका कल्याण हो पाए। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 5 परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस परिवर्तन यात्रा का एक ही मकसद है कि सर्वप्रथम इस देश के मूल निवासी समाज को जागृत किया जाए। साथियों, जो जागृत करता है, जो जगाता है, वो चोरी नहीं करता। जो चोरी करता है वो कभी जगाने का काम नहीं करता। साथियों, हम लोग समाज को जगाना चाहते हैं, समाज को बहुत सारे मुद्दों पे जागृत करना चाहते हैं। अगर ये समाज जागृत हो गया, अगर नेताओं से सिर्फ सवाल पैदा करना शुरू कर दे तो नेता या तो जवाब ढूंढ के आएंगे या तो हमारे समाज से ही आउट हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश के जो फर्जी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रही है, हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है, एक साथ पूरे पॉलिटिकल पार्टियों का बंदोबस्त करने के लिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई। इसलिए आप देखते हैं इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। और इस देश के एक जिम्मेदार पोस्ट पे इस समय कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो पोस्ट महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस सीट पे बैठे हैं वो महत्वपूर्ण सीट है। वहां से पूरे देश के हित और कल्याण किए जा सकते हैं। उन्होंने इस देश की जनता के साथ धोखेबाजी की। इस देश के जनता के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया और लिखित में नहीं किया, मात्र मौखिक किया। उन्होंने एक वादा किया, हम इस देश के प्रत्येक लोगों को जन धन खाता खुलवा के 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। अब 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया इस देश की जनता को। उसके बाद जनाधार मिला, वो वोट लेके और चुनाव जीत के इस देश में शासन करने लगे। अब अगर वो एग्रीमेंट किए होते लिखित में दस्तावेज के साथ, इस देश में हमारे लोगों के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के अगर उन्होंने घोषणा पत्र किया होता तो साथियों, मान लिया जाए इस समाज में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस बहुजन समाज में बहुत सारे लोग हायर एजुकेटेड हैं। जैसे अब हमारे साथ चल रहे हैं आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा ये नहीं है कि अल्लाह के जानकार नहीं है। अगर इनके हाथ में मान लिया जाए वो पर्चा इन लोगों का पहुंचता, अगर स्टाम्प पेपर पर लिख के वादा किए होते तो ये क्या करते? कोर्ट में पिटीशन दायर करते और नोटिस जारी करते। नोटिस जारी करने के बाद नरेंद्र मोदी जी को आके जवाब देना पड़ता न्यायालय में कि हम इस देश की जनता के साथ झूठा आश्वासन दिए थे, इसलिए हमारे ऊपर 420 का मुकदमा या तो कायम किया जाए या तो वादा पूरा किया जाए। अगर वादा नहीं पूरा करते तो जेल के सलाखों के पीछे होते, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ये झूठलर जीवियों की पार्टी है। ये झूठ पे आधारित सारे इनके वादे हैं। तो साथियों, एक वादा उन्होंने किया, दूसरा वादा मैं आपको बताता। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसलिए हमारे नौजवानों ने क्या किया? उन्होंने भरपूर उनकी मदद किया और भक्ति नहीं अंधभक्ति में चूर होकर उनकी मदद किया और डांस करने लगे थे कि अब हमें हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार नहीं मिला, बल्कि जो रोजगार था अस्थायी रोजगार उन्होंने छीन लिया। यानी इनके कथनी और करने में कितना फर्क है। इन्होंने आश्वासन दिया तो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वासन दिया। अभी साथियों, रवि किशन जी जो गोरखपुर से सांसद है, उन्होंने सदन के सामने एक बात रखी। वो बिल पेश कर रहे हैं कि जिसके पास 2 बच्चे होंगे वही इस देश में गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, यानी सरकारी नौकरी कर सकता है और पंचायती राज का चुनाव लड़ सकता है।
2 से ज्यादा हो गए तो नहीं लड़ सकता। और इनका रवि किशन शुक्ला नाम है ओरिजिनल, और इन्होंने ये प्रस्ताव दिया। अब साथियों इनके 4 बच्चे हैं, ये भी झूठ का पुलिंदा। और 2 बच्चे के ऊपर की वकालत कर रहे हो कि इनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएं। अब खुद ही 4 बच्चे हैं। तो सबसे पहले अगर इनके अंदर नैतिक ईमानदारी होती तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए सदन में जाने से पहले। इतने नालायक किस्म के लोग हैं, इनका बंदोबस्त करना होगा। तो साथियों ये बातें हैं। अभी और देखिए, नरेंद्र कुमार मिश्र हैं, वो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने एक कानून बना रहे हैं, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। अब इस देश में जो आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, तो ये लोग जो उधर है तो सचिवालय में कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि आप टी शर्ट और जीन्स पैंट पहन के नहीं आएंगे, आप एक निश्चित पोशाक में आइए। तो साथियों मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको बहुत चिंता है। उन्होंने कहा सचिवालय की गरिमा को भंग कर रहे हैं लोग। तो मैं कहता हूं ये जो सदन है, ये विधानसभा कोई धर्मालय तो है नहीं कि वहां धोती और कुर्ता पहन के जाया जाए और धोती और शर्ट पहन के जाया जाए, एक विशेष वेशभूषा में जाया जाए। ये सदन है, सदन की भी मर्यादा भंग कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी। पहले सबसे पहले उनका बंदोबस्त करना चाहिए। तो साथियों ये बातें हैं, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो कहते हैं करते नहीं हैं, सबसे बड़े नौटंकीबाज और फ्रॉड लोग हैं। इसलिए अब मान लिया जाए हमारे समाज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपके बीच में आएंगी और कहेंगी हम आपके हित और कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा आप करोगे क्या। उनकी हाल ऐसे हो गई है, जैसे मान लिया जाए आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो 4 व्हीलर से अगर कुत्ता पीछा कर रहा हो और आप गाड़ी को रोक दीजिए और कुत्ते को कहो भाई साहब बहुत पीछा कर चुके, आप बहुत पीछा कर चुके, मैं देख रहा हूं बहुत परेशान थे आप और आप पसीने से तर-तर हो गए। कुत्ते भाई साहब आप आइए ड्राइविंग की सीट पे बैठ जाइए और आप चला के जाइए, तो क्या कुत्ते चला के चले जाएंगे? वैसे इनको भी चलाने की अकल नहीं है। मान्यवर साहब ने एक राजनीतिक पार्टी बनाया, बहुजनों के हित कल्याण की बात कहा उन्होंने। अब हस्र क्या है, वो ब्राह्मणों के सम्मेलन में मस्त है। तो हम लोगों ने सोचा आप ब्राह्मणों के सम्मेलन में मस्त है, तो अब हम बहुजनों के सम्मेलन में मस्त हैं। हम बहुजनों के हित कल्याण की बात करते हैं, आप ब्राह्मणों के हित कल्याण की बात करो। हमारा कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं, आप उनके कल्याण में लग जाओ। हमने जिससे एग्रीमेंट किया इस बहुजन मूल निवासी समाज से, उनके हित कल्याण के लिए हम काम करेंगे और जिंदगी जीते जी जितना संभव होगा उतना हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोगों ने वादा बनाया, हम लोगों ने स्टाम्प पेपर पे लिख के 29 मुद्दे बनाए। अब बात यह है कि जो मुद्दा बना रहे हैं अगर वो नकल भी करते हैं पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, तो हमारे समाज का हित हो जाएगा। हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाया? हम अपने समाज का हित और कल्याण चाहते हैं। अगर हमारा नकल भी कर ले तो हमारे समाज का हित हो जाएगा, और नकल नहीं करने की औकात है तो समाज समझ जाएगा। हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने 2 धारी तलवार बनाई। अगर हमारे वो मुद्दे को उठाते हैं तो भी कटते हैं और नहीं उठाते हैं तो भी कटते हैं। ऐसा हम लोगों ने बंदोबस्त करने की योजना बनाई। पहला योजना, इस देश में जाति आधारित गिनती कर दी जाए, जिसकी जितनी संख्या हो पहले काउंट कर ली जाए। संख्या के अनुपात में उनके पास कितने साधन संसाधन है उसकी काउंटिंग हो जाए, और इसकी काउंटिंग करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेटलमेंट कानून बनाना चाहते थे, सेपरेट सेटलमेंट, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार होना चाहिए, इस देश की संपत्ति और संपदा में बराबर का अधिकार होना चाहिए। वो ऐसा चाहते थे। ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं? जब काउंटिंग कर लिया जाए, हमारे पास डाटा हो जाए, तब कर सकते हैं।
और वो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग जाति आधारित गिनती कराएंगे। संख्या के अनुपात में हमारे पास जितना आंकड़ा आएगा उसके अनुपात में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों को संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। पहला एजेंडा। अब ये नकल नहीं कर सकते। बीजेपी अगर नकल करती है तो जो मनुवादी लोग हैं उनके पास 50% से ज्यादा ऑलरेडी 60-70% संपत्ति है। अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं बीजेपी के पछवाड़े पे लात मार देंगे, तो उनकी औकात खत्म हो जाएगी, वो उठाने वाले नहीं हैं। और जो यूपीए और एनडीए में शामिल हैं वो भी नहीं उठा सकते। और सारी टीमें ए टीम और बी टीम बनी हुई है। इसलिए और दूसरा हम लोगों ने मुद्दा बताया कि साथियों हम लोग चुनाव में वोट देते हैं और 74 साल से हम लगातार वोट कर रहे हैं। वोट करते हैं कि हमारे समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान नहीं हो रहा बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए हम जिसको चुनाव में वोट देते हैं जब वो विधायक बन जाता है तो साथियों 1,95,000 रुपया उसको हर महीने की सैलरी मिलती है, यानी 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है और 4,80,000 रुपया यात्रा भत्ता मिलता है, 20,000 रुपया टेलीफोन के लिए मिलता है। अभी कोई भी ऐसी मोबाइल है जिसकी रिचार्ज जो है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 आता हो? कोई भी है? फिर भी सरकार देती है 20,000 आप मोबाइल खर्च के लिए, टेलीफोन खर्च के लिए। तो साथियों बहुत सारी सुख सुविधा हम लोगों की वजह से मिलता है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? जनता को हर बार धोखा मिल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ऐसा मानती है कि सम्मानित जीवन निर्वाह निधि के रूप में इतना कम से कम पैसे का मानक होना चाहिए जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उसे मान सम्मान से जीने का अधिकार है। भारत में प्रत्येक भारत में रहने वाले लोगों का अधिकार है। तो अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई मानक तय करना चाहिए। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने एजेंडा बनाया, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 18,000 रुपए महीने प्रत्येक परिवार को देंगे, मुखिया को। अब बदले में काम लेंगे, नहीं तो क्या होगा? पूरा का पूरा समाज नकारा हो जाएगा। हम नकारा समाज पैदा नहीं करना चाहते। ये समाज मेहनत कश है, इसलिए एक काम करेंगे, काम के आधार पे 18,000 रुपए मिलेंगे। साथियों और तमाम मुद्दे अभी बात बताई गई है आपको। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस देश में नोटबंदी के पीछे बड़ा गेम हुआ है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर किया हुआ है। ये नोटबंदी में किया, लॉकडाउन में भी यही स्थिति है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। इस देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री और जिम्मेदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने कहा, और वादा कितना हो गया? तो साथियों 1 साल से ज्यादा हो गया। जब लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के समय में उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, 24 करोड़ लोगों को एक लोगों को 2 स्पेशल मास्क देंगे। इसमें से बैठे हुए लोगों को योगी सरकार के मास्क मिले क्या अच्छी क्वालिटी के? नहीं ना। जब ये सरकार मास्क का वादा करके मास्क नहीं वितरण कर सकती तो और क्या कर सकती है? साथियों कुछ नहीं कर सकती। इतना ज्यादा फरेबी लोग हैं। और लॉकडाउन में जब दुनिया के लोग अपने देश की जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था कर रहे थे, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे थे, तो साथियों हमारे देश की सरकार जानते हैं कितनी ईमानदार है। इतनी ईमानदार सरकार, वो कह रही थी ताली और थाली बजाओ और कोरोना भाग जाएगा। दुनिया के लोग, और वही लोग हम लोगों को कहते हैं हम देश में बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, बहुत ही जिम्मेदार सरकार है, इसलिए कोविड-19 को लेके बहुत सतर्क है। इतनी सतर्क है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने के काम में लग जाती है। जब कोविड-19 की त्रासदी का शिकार हो रहा था देश, तो विधायक खरीद रहे थे, सरकार बना रहे थे, रैली कर रहे थे, ये सारा कुछ वो कर रहे थे। और लॉकडाउन में उन्होंने ईमानदारी से क्या काम किया? किसानों को उन्होंने कहा कि हम 2 गुने आमदनी कर देंगे।
और इतना भ्रम पालते हैं हमारे समाज में कि कभी कभी हमारे लोग उनके झूठ में इतना ज्यादा माहिर झूठ बोलते हैं, स्पेशल क्वालिटी की झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने में तो इतने माहिर हैं, महारत हासिल कर लिया है, इन झूठों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे हैं, और किसान की आमदनी अगर दोगुने करते तो 6 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन करता और सैकड़ों किसान मरते आंदोलन में। तो साथियों, कोई भी दुनिया में ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो अपने फायदा को आधा करने के लिए आंदोलन किया हो। दुनिया में ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं दिखाई देता है। सरासर इन्होंने झूठ के आधार पे बात रखी। और साथियों, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको जानना। लॉकडाउन में उन्होंने मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, 24 जो है अनुच्छेद को धारा को खत्म कर दिया जो मजदूरों के हित के थे। एक महत्वपूर्ण कानून उसमें से बताता हूं जिन्होंने खत्म कर दिया। इस देश में जब भारतीय संविधान बना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा अब भारत की जनता में कभी भी कोई डेली जो काम करने वाले लोग हैं डेली करेंगे, लेकिन बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। बंधुआ मजदूरी की पाबंदी की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा अब 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं ले सकता। 8 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम लेता है तो उसे लेबर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसको कहेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम में जितना काम करेंगे उसका डबल पेमेंट बनेगा। यानी 8 घंटे का काम था हमारा, इस सरकार ने ईमानदारी से मजदूरों का खून चूसने के लिए उन्होंने कानून क्या बनाया कि अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 12 घंटे काम करने से क्या होगा, 4 घंटे काम करते एक्स्ट्रा तो 8 घंटे की सैलरी मिलती। 300 का रुपए का अगर मानक 1 दिन का रखा जाए तो 1 दिन का 300 और महीने का 9,000 और साल का 1,08,000 और 5 साल का 5,40,000 एक मजदूर का ये सरकार नुकसान कर रही है। और नुकसान क्यों कर रही है इसके पीछे कोई बताने वाला नहीं है क्यों नुकसान कर रही है। क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है चलाना, योगी जी के बस की बात नहीं है चलाना। ये सरकारें भारतीय जनता पार्टी के टाटा, बाटा, अंबानी और अडानी चला रहे हैं। मैं इसका उदाहरण देके आपको सिद्ध कर दूंगा और सबूत के आधार पे साथियों, उन्होंने एक कानून इसलिए बनाया कि अगर इस देश की जनता के का हम 5,40,000 रुपया लेंगे तो 40,000 रुपए में इसको शराब मुर्गा खिलाने का काम करेंगे और बाद में इसी जनता से हम वोट लेंगे। और जनता से वोट लेंगे जब गरीब मजदूरों से तो उनका 5 लाख का एक्स्ट्रा नुकसान करेंगे। और यही 5 लाख कौन कमाएगा, टाटा, बिड़ला, अंबानी और अडानी हमसे कमाएंगे। और जब वो 5 लाख कमाएंगे तो ये इनको क्या करेंगे, चंदे के रूप में बड़ा फंडिंग करेंगे। और फंडिंग इतना करेंगे, एडवांस में फंड किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, उन्होंने 3650 करोड़ रुपया 2019 में दिया और कितने दिन के अंदर एक कंपनी के मालिकों ने दिया तो साथियों आपको हैरानी होगी, 75 दिन के अंदर दिया। उन्होंने 10 मार्च से शुरू किया तो साथियों मई लास्ट तक उन्होंने जो फंडिंग किया था तो उन्होंने जो फंड किया एक दिन का 48 करोड़ रुपया डेली पड़ता है। यानी वो चंदे के रूप में 48 करोड़ रुपया डेली ले रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं, आरटीआई के दायरे से चंदा का रकम बाहर कर रहे हैं कि आरटीआई से सूचना मिलने नहीं पाई, नहीं बहुजन समाज जाग रहा है। तो यानी एक दिन में 48 करोड़ रुपया ये चंदा ले रहे थे पूंजीपतियों से। और उसी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं जो लेबर एक्ट में संशोधन करके फिर से पूंजीपतियों का वो तिजोरी भरेंगे और वहां से फिर चुनाव के लिए रिटर्न पैसा मांगेंगे। तो साथियों इन बीजेपी के लोगों को आपको बंदोबस्त करना होगा। जितना बीजेपी के लीडर हैं, जितना नेता हैं, उनसे सारा का सारा पैसा ले लेना, इनके बाप का नहीं है। ये 5,40,000 आपका पैसा खून पसीने की ये अपने पास रख रहे हैं, उसी पैसे को आपको देने का काम करेंगे। पैसा भी ले लेना है, वोट भी नहीं देना है, इनके पछवाड़े पे लात मारना है। इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो साथियों इसलिए और फिर हम लोगों ने अगला प्लान बनाया
कि इनको पूरे देश की पार्टियों को अभी चौंकाने वाली स्थिति बनानी चाहिए। अमेरिका जैसा देश कहता है 60 साल की उम्र तक अगर कोई वहां काम किया तो उसने राष्ट्र की सेवा किया। जवानी जिंदगी किसके लिए लगाया? राष्ट्र के लिए लगाया। 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई तो राष्ट्र की जिम्मेवारी है उस 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति की सेवा राष्ट्र करे। इसलिए वो एक मानक तय करते हैं, उनके रहने खाने का बंदोबस्त वो सरकारें करती है और भारत में कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने ये नियम बनाया, कानून बनाया, अपने पार्टी में बायलाज में रखा और घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि आने वाली सरकार जब हम बनाएंगे तो साथियों 60 साल से जो ऊपर हो जाएगा उसको 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अगर 3000 रुपए महीने देते हैं तो साथियों उनकी जीविका चल जाएगी, जीविका चल जाएगी। और जब जीने खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो गरीब घर से हमारे माँ बाप जो बुढ़े हो जाते हैं वो बाहर नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि वो सोचेंगे इनके खाने पाने का बंदोबस्त तो सरकार कर रही है, हम कम से कम सेवा ही कर सकते हैं। तो गरीबी में भी हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग के साथ कोई अपमान नहीं करेगा। और बेवा और तलाकशुदा जो महिलाएं होंगी 1000 रुपए महीने देने का काम करेंगे। तो साथियों और इतना ज्यादा हम लोगों ने प्लान बनाया और भूमि की मर्यादा तय होगी। अभी जानते हैं कि कौशाम्बी में भी भूमाफिया बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। तो भूमाफिया तब तक भूमि कब्जा करेंगे जब तक हम लोगों को कानून नहीं बनाएंगे, भूमि की मर्यादा तय करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो भूमि का एक निश्चित मापदंड होगा, इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। साथियों किसी के पास खाद रखने के लिए जमीन नहीं है और किसी किसी के पास इतनी जमीनें हैं 10-20 साल में देखने तक नहीं आ रहे हैं। तो साथियों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोगों की सरकार बनी तो भूमि की मर्यादा तय करेंगे। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उससे छीन के गरीब और बेसहारा लोग, भूमिहीन लोगों को देने का काम करेगी पार्टी। अगर ये मुद्दा उठाते हैं, मान लिया जाए समाजवादी पार्टी उठाती है, तो उसमें जो मनुवादी लोग हैं उठाने देंगे? नहीं ना। मान लिया जाए बहुजन समाज पार्टी उठाना चाहती है तो जो पहले ही ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही हो वो उठाएगी। तो बहुजन को मुद्दे के आधार पर तैयार करना होगा। अभी भारत देश की राजनीति जाति के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर चल रही है, क्षेत्र के आधार पर चल रही है। इसका बंदोबस्त करके मुद्दे के आधार पर पूरे समाज को तैयार करेंगे। इससे फर्क पड़ने जा रहा है साथियों। अभी तक ये लोग क्या किया था, गांव में छोटा छोटा गड़ेरिया पाल कर रखा था। कोई पाल हो तो बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। वो गड़ेरिया पाल के रखे थे, भेड़ बकरी से बात नहीं करते थे, वो मैनेज हो जाते थे। अब भेड़ की कीमत कितनी लगाई गई बकरियों की वो भेड़ बकरी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब अजीब समस्या उनके सामने आने वाली है। ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं, 5 परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, अब भेड़ों को ही बता दे रहे हैं आपका ठेकेदार आपको बेचने के लिए तैयार हो रहा है। मान लिया जाए गड़ेरिया ने भेड़ों को बेच दिया, अब बेच तो दिया, और जब भेड़ों को पता हुआ, हमने बताया कि बिकने वाले हैं तो अलर्ट है, आंख लगा के देखेगी। और जैसे ही पता चला हमारी कीमत ले रहे हैं और भेड़ आए देखे तो भेड़ ही नहीं है, तो जो भेड़ खरीदने के लिए पैसा दिया हुआ है वो क्या करेगा, इनका बंदोबस्त करेगा, ठेकेदारों का। तो साथियों किसी भी देश में, इस देश की राजनीति जो गलत दिशा में चली गई है, गलत ट्रैक पे चली गई है, उसका खात्मा बहुजन मुक्ति पार्टी करना चाहती है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है साथियों। अब आगे और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर 2 बच्चों के ऊपर इतनी ज्यादा नोटंकी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत ज्यादा इस देश में उनको तकलीफ हो रही है, तो मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, अब जिसे परिवार चलाने का पता न हो, अब जिसे परिवार चलाना ही नहीं आता हो, तो हमारे समाज के मूर्ख लोगों को मैं क्या कहूं, जिसे परिवार चलाना नहीं आता उसको हम देश और प्रदेश की सत्ता दे दिए। इसीलिए क्या हुआ,
कभी अभी तक 200 रुपए लीटर कड़ू का तेल बिका था सरसों का? नहीं बिका था। इसलिए ये रसोई में गए ही नहीं रणुए, ये दोनों रणुए गए नहीं। रणुआ शब्द आपको बुरा लग रहा है क्या? रणुआ शब्द का अर्थ हुआ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। इनके पीछे आगे पीछे नहीं है। ये शब्द थोड़ा टाइट है, इसका भावार्थ है इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनके पास परिवार नहीं है। परिवार चलाने का अकल जिसको नहीं, हम लोगों ने देश प्रदेश दे दिया, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। अब ऐसे लोगों को देश से और प्रदेश से खदेड़ने का काम हम लोगों को करना होगा। तो साथियों, इसलिए हम लोगों को ही बंदोबस्त करना होगा, दूसरा कोई बंदोबस्त करने आने वाला नहीं है साथियों। इसलिए मुद्दे के आधार पर जब राजनीति शुरू कर रहे हैं तो इस देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कोई कह रहा है आपको ऐसे कहना चाहिए, कोई कह रहा है आपको ये मुद्दे ज्यादा टाइट रख दिए हैं। अरे मुद्दे हमने रखे हैं, हम डिसीजन करेंगे, पार्टी हमारी है, घोषणा पत्र हमने बनाया है और अपने समाज को ध्यान में रख के बनाया है। अब मान लिया जाए नकल करते हैं, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, जदयू सब नकल कर ले तो सरकार किसी न किसी की तो बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो फायदा हम लोगों का होगा, यानी हमारे बहुजन समाज का होगा। अगर वो नकल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हम लोगों को जगा रहे हैं, तो उनसे साइड होके सीधे बहुजन मुक्ति पार्टी ज्वाइन करो। इस उत्तर प्रदेश को हम लोग 2022 में जीतने जा रहे हैं अगर आप लोगों ने साथ सहयोग किया। साथियों, आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में हम लोगों का साथ सहयोग करोगे। ये जो हम लोग स्टाम्प पेपर पे लिख के मुद्दे दे रहे हैं, हम लोग खरा उतरेंगे, नहीं हम लोगों को भी एफआईआर करके जेल के सलाखों के पीछे आप डाल सकते हैं। साथियों, आप लोग साथ सहयोग करोगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल्यवासी।